हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दीज एमसीक्यूज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर एनटीएससी एग्जामिनेशन। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। हमें बताना है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, उसे इंडिपेंडेंस कब मिल पाती है। सो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन 1949, सेकेंड ऑप्शन 1950, थर्ड ऑप्शन 1948, फोर्थ ऑप्शन 1951। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1948, यानी कि हमारी आज़ादी के ठीक 1 वर्ष के बाद श्रीलंका को भी आज़ादी मिल जाती है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा। विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास्ड इन 1956। 1956 में श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। ओके, और अमेंडमेंट के द्वारा एक लैंग्वेज है जिसको ऑफिशियल, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जैसे नेशनल लैंग्वेज की तरह हम मान सकते हैं। ओके, लेकिन केवल एक ही लैंग्वेज को डिक्लेयर किया जाता है। तो कौन सी लैंग्वेज है? इसमें ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन तमिल, सेकेंड ऑप्शन सिंगला, थर्ड ऑप्शन हिंदी, फोर्थ ऑप्शन इंग्लिश। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी, सिंगला लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है 1956 में। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है, इन बेल्जियम 59% पीपल स्पीक। बेल्जियम में 59% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंच लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज डच, थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है जर्मन, एंड फोर्थ ऑप्शन है इंग्लिश। तो वहाँ पर 59% जो लोग हैं बेल्जियम में वो डच स्पीकर है, यानी कि डच लैंग्वेज को बोलते हैं, जो मेजोरिटी में। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट। ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। ओके, वहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम होती है एथनिक कंपोजिशन की। जैसे हमने बेल्जियम की कंप्लीट स्टोरी में डिटेल में हमने डिस्कस किया, वहाँ पे 59% डच स्पीकर है, 40% वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर है और 1% जर्मन स्पीकर है। लेकिन ब्रुसेल्स में केस कुछ अलग है। क्या है वो हमें यहाँ से ऑप्शन है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट अ मेजोरिटी इन द कैपिटल। डच स्पीकिंग लोग हैं वो कंट्री में तो माइनॉरिटी में है, लेकिन मेजोरिटी में है कैपिटल ब्रुसेल्स में। सेकेंड ऑप्शन दिया गया, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री, जो कंट्री में मेजोरिटी में बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, कैपिटल में माइनॉरिटी में, यानी कि उनकी संख्या कम है। सी है, अदर फॉरेन लैंग्वेज आर इंपॉर्टेंट देयर, अदर फॉरेन लैंग्वेज है वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एंड डी ऑप्शन दिया गया, इंग्लिश वॉज बिकमिंग डोमिनेंट देयर, वहाँ पे इंग्लिश है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। डच स्पीकिंग जो पीपल है वो मेजोरिटी में कंट्री में 59% है, लेकिन जब बात की जाए ब्रुसेल्स की तो वहाँ पे वो केवल 20% है, वहाँ पे वो माइनॉरिटी में। तो ये वहाँ की स्पेशल प्रॉब्लम है एथनिक कंपोजिशन से रिलेटेड। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग। कितने परसेंट लोग हैं तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं श्रीलंका में। फर्स्ट ऑप्शन है 50%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 18%, फोर्थ ऑप्शन 16%। तो वहाँ पर 74% जो लोग हैं श्रीलंका में वो हैं सिंगला स्पीकर। ओके, एंड 18% जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर हैं। क्लियर? और तमिल स्पीकर है उसमें 2 सब ग्रुप हैं, श्रीलंकन तमिल्स 13% एंड इंडियन तमिल 5%। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी 18%। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, द पीपल हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड। कि श्रीलंका में वो इंडियंस जो श्रीलंका चले गए थे, ओके, कॉलोनियल पीरियड के दौरान एज ए प्लांटेशन वर्कर, उनको श्रीलंका में क्या कहा जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया श्रीलंकन तमिल्स, सेकेंड इंडियन तमिल्स, सी ऑप्शन दिया गया थर्ड ऑप्शन तमिल इंडियंस, डी ऑप्शन दिया गया इंडियन श्रीलंकन्स। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन दिया गया, मोस्ट ऑफ द सिंहलीज स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका, मोस्ट ऑफ द जो सिंगला स्पीकर जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, ये नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया मोस्ट ऑफ द सिंगलीज स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका, यानी कि वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। ओके, रिलीजियस कंपोजिशन की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदूज हैं मोस्ट ऑफ द सिंगली स्पीकर,
सेकंड ऑप्शन है वो क्रिश्चियंस है, थर्ड है वो मुस्लिम्स है, फोर्थ ऑप्शन है वो बुद्धिस्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा डी, बुद्धिस्ट। मोस्ट ऑफ द सिंगलीज आर द बुद्धिस्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ वन। बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड, किसके साथ शेयर करता है? 4 कंट्रीज के साथ शेयर होती है बेल्जियम की बॉर्डर। फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड नीदरलैंड के साथ, थर्ड बेल्जियम के साथ, फोर्थ वन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड वन इज नॉर्वे, थर्ड वन इज द लग्जमबर्ग एंड फोर्थ वन इज द इटली। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा लग्जमबर्ग, एक छोटा सा देश है, ओके, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ वन। नाइन्थ क्वेश्चन दिया गया, व्हाट लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। बेल्जियम में 3 कम्युनिटीज़ है लैंग्वेज के बेस पर। एथनिक कंपोजिशन की बात करें, 59% डच स्पीकर, 40% फ्रेंच स्पीकर, 1% जर्मन स्पीकर। इसमें फ्रेंच और डच स्पीकर उनमें टेंशन बढ़ जाते हैं 1960s में। क्या कारण थे? फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, डिले इन गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय द डच कम्युनिटी। डच कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लेट मिलते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया, डिले इन गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय द फ्रेंच कम्युनिटी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स काफ़ी लेट मिलते हैं, पीछे रह जाते हैं, ये हो सकता है। सी दिया गया, कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ में कल्चरल डिफरेंस थे। डी दिया गया, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सी है वो तो नहीं हो सकता है क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस नहीं थे। इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, डिले इन गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय द डच कम्युनिटी। डच कम्युनिटी जो 59% है मेजोरिटी में, लेकिन वो इकोनॉमिक वे से, पॉलिटिकल वे से या गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कहीं पीछे रह गए, और उन्हें लगता है कि वो पीछे रह गए फ्रेंच कम्युनिटी के कारण। तो इसलिए दोनों में टेंशन क्रिएट हो जाती है 1960s में। नाउ लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। 10th हमारा क्वेश्चन दिया गया, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज डेश अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है वो कई कदम उठाती है, ओके, कई सारे अमेंडमेंट्स करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन अमेंडमेंट्स के बाद जो स्टेप्स उठाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के श्रीलंकन तमिल्स के बीच में क्या इंक्रीज हो जाता है ये हमें बताना है। फर्स्ट है प्रोटेस्ट बढ़ जाता है, विरोध करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन, फेवरेटिज्म की जो फीलिंग है वो बढ़ जाती है। थर्ड ऑप्शन है फीलिंग ऑफ एलिनेशन बढ़ जाता है। एंड फोर्थ जो डी ऑप्शन दिया गया, सबऑर्डिनेशन की फीलिंग उनमें आती है। तो इसमें सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, फीलिंग ऑफ द एलिनेशन। एलिनेशन मतलब अलगाव की भावना, उन्हें लगता है कि नहीं हम इस देश का हिस्सा नहीं है, उन्हें लगता है कि हमें अलग होना पड़ेगा। यानी कि श्रीलंकन जो तमिल्स थे, चाहे वो इंडियन तमिल्स थे या जो भी तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे, उनको ऐसे लगता है कि हम इस देश के लोगों के साथ नहीं रह सकते, ओके। ये सब कुछ होता है वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ रहेगा। बाय द 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग। श्रीलंका में कई बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए जाते हैं 1980s में। उनकी मेन डिमांड क्या थी? ऑप्शन रहेगा सर्टेन राइट्स, कुछ राइट्स की डिमांड कर रहे थे कि हमें ये राइट्स मिलने चाहिए। बी, इंडिपेंडेंट तमिल ईलम, ईलम मतलब स्टेट, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड कर रहे थे। सी, सेवरन स्टेट की डिमांड कर रहे थे, उनको कुछ पॉलिटिकल राइट्स दे दिए जाएं। डी, प्रायोरिटी इन द जॉब फॉर तमिल्स, तमिल्स को जॉब्स में प्रायोरिटी दी जाए, ओके। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी, दे वर डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट्स। अब की यानी कि शुरुआत में वो डिमांड कर रही थी ए, सी और डी की, लेकिन 1980s में उनकी डिमांड थी इंडिपेंडेंट तमिल इलम, तमिल स्टेट की डिमांड कर रहे थे कि हमारा आपके साथ गुजारा नहीं हो सकता। नाउ लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। 12th हमारा क्वेश्चन दिया गया, 40% ऑफ द पीपल ऑफ बेल्जियम स्पीक। बेल्जियम के 40% लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डच, सेकंड ऑप्शन है इंग्लिश, थर्ड ऑप्शन दिया गया फ्रेंच, फोर्थ ऑप्शन दिया गया इटालियन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 40% स्पीकर हैं वो फ्रेंच स्पीकर है, ओके, जो माइनॉरिटी में है कंट्री में। जबकि ब्रुसेल्स की बात करें तो 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकर है। नाउ लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया गया था, ओके, किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ पावर शेयरिंग ठीक से हो पाए। फर्स्ट ऑप्शन है 3 टाइम्स, सेकेंड ऑप्शन है 2 टाइम्स, थर्ड ऑप्शन है 4 टाइम्स एंड डी फोर्थ ऑप्शन है वंस, केवल एक बार। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, 4 टाइम्स वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया था ताकि वहाँ दोनों कम्युनिटी के लोग मिलजुल के रह पाएँ फॉर द पर्पज ऑफ पावर शेयरिंग।
नाउ लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम prescribes that the number of Dutch and the French speaking ministers days in central government। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेल्जियम का वो क्लियरली मेंशन किया गया वहां पर कि डच और फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने रहेंगे। कितने रहेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शेल बी इक्वल रहेंगे। सेकंड है डच स्पीकिंग शेल बी मोर, डच स्पीकर है वो ज़्यादा रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे, ये हमारा सी ऑप्शन दिया गया। डी है नन ऑफ द अबव, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ए। दोनों ही जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है वो शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक बराबर रहेंगे। ओके, उसके बाद 15th क्वेश्चन को देखिए। 15th हमारा क्वेश्चन रहेगा द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन कम्युनिटी सच एज डच फ्रेंच जर्मन स्पीकिंग। यानी वहाँ पर एक अलग टाइप की गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो हमारे नेशन में नहीं है, हमारे देश में नहीं है। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब एक लैंग्वेज बोलने वाले अपनी एक अलग गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं। जैसे जर्मन लैंग्वेज हैं, जर्मन स्पीकर की जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, डच स्पीकर की डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच स्पीकर की फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, व्हाट पावर्स डज इट होल्ड, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स होती है, कौन सी डिसीजन लेती है। फर्स्ट ऑप्शन है कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड डिसीजन ये गवर्नमेंट लेती है। सेकंड है पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड पावर है। सी दिया गया डिफेंस रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड इनके पास पावर है। डी दिया गया ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ई, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है उस कम्युनिटी के, वो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लेती है। यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड जो फ्रेंच कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे तो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी, डच से रिलेटेड डच कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन दिया गया गिव रीजन एज टू वाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर ए कंट्री। हमें बताना है पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, किसी भी देश के लिए अच्छी क्यों हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स को कम करता है पावर शेयरिंग। बी ऑप्शन दिया गया इट इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसमें स्टेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट बार बार चेंज नहीं होती। ओके, सी दिया गया इट डजंट लीड टू कन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट, स्टेट को मैनेज करने में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती पावर शेयरिंग से। डी ऑप्शन दिए गए ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो इसमें हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, ए और बी दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट को भी रिड्यूस करते हैं और सेकेंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन दिया गया वन मोरल रीजन एज वाई पावर शेयरिंग इज गुड। एक मोरल रीजन बताना हमें। मोरल रीजन यानी कि पहले जो हम रीजन की बात कर रहे थे, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, वो प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल मतलब जिसमें हम पी फॉर प्रॉफिट देखते हैं कि अगर ये नहीं किया तो ये लॉस होगा, अगर हमने पावर शेयरिंग नहीं की तो कन्फ्लिक्ट्स होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होगा, सिविल वॉर हो सकता है, वहाँ पे हमने प्रॉफिट लॉस देखा ना। यहाँ पे बताना है एक मोरल रीजन कि चलिए प्रॉफिट लॉस को छोड़िए, हमारा दिल कहता है कि ऐसा होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा रीजन। इट हेल्प्स टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा अगर हमने पावर शेयरिंग की, तो ये मोरल रीजन नहीं है, ये प्रूडेंशियल रीजन है। बी दिया गया इट डजंट लीड टू द कन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट, स्टेट को मैनेज करने में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता, यहाँ पे भी हम अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। सी दिया गया पीपल हैव ए राइट टू कंसल्टेट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, लोगों के पास डेमोक्रेसी में राइट है कि उनसे पूछा जाए कि किस तरीके से उनको गवर्न किया जाएगा। ओके, डी दिए गए पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ द पीपल है, लोग हैं अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, तो लोगों से पूछा जाए ना, तो ये एक मोरल रीजन बनता है कि लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है, और इन्वॉल्वमेंट के लिए पावर शेयरिंग है वो मस्ट हो जाता है। ओके, तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ, ब्रुसेल्स कैपिटल है किस कंट्री की कैपिटल है। ऑप्शन दिए गए फर्स्ट बेल्जियम, सेकंड नीदरलैंड, थर्ड श्रीलंका, फोर्थ स्वीडन, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ए, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जो बाद में यूरोपियन यूनियन की भी कैपिटल बनता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर शेयरिंग की कई वे हो सकते हैं, एक हो सकता है वर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट, देन द स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। ओके,
इसी वजह से इन्होंने पूछा कि वर्टिकल के बाद एक हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड द रीजनल लेवल, ये तो वर्टिकल पावर शेयरिंग हो गई। ओके, बी ऑप्शन दिया गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर शेयरिंग की जाए। थर्ड ऑप्शन दिया गया अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग हो। डी ऑप्शन दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में पावर शेयरिंग हो। हालांकि ये 4 जो फॉर्म दी गई ये सभी पावर शेयरिंग की वेरियस फॉर्म है। ओके, इन वे से पावर शेयरिंग हो सकती है। हमें बताना हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, तो ये यानी कि यहाँ बराबर हो। ओके, हॉरिजेंटल, तो इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर शेयरिंग की गई, यानी कि उनके अलग स्पेशल पावर्स उनको दी गई, तो ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है। नाउ लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन हमें दिया गया। विच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम, बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी रिच और पावरफुल है और थी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है जर्मन, सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंच कम्युनिटी, थर्ड ऑप्शन डच कम्युनिटी एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी, फ्रेंच कम्युनिटी, जो 40% है वो रिच और पावरफुल थी और उसी के कारण कन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा रहेगा 21st, चेक एंड बैलेंसेस मीन्स। चेक एंड बैलेंसेस आपने ये टर्म पढ़ा होगा, चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था, ये होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ पावर्स को बोलते हैं। सी ऑप्शन दिया गया पुट ए चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर्स अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग है उसको बैलेंस बनाया जाता है। बैलेंस बनाया जाता है, इट मीन्स दैट दे कंट्रोल ईच एंड अदर, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। कैसे, जैसे कि लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या है, लॉज बनाना, कानून बनाना। ओके, और उसको कंट्रोल कौन करता है, जुडिशरी। अगर वो जो लॉज पास किए जा रहे हैं, जो एक्ट पास किए जा रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंडर में नहीं आते तो उनको इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको हटाया जा सकता है, उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। कौन, लेजिस्लेचर, एक प्रोसीजर दी गई। सेम जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए भी और सेम जुडिशरी के लिए भी। तो ये एक दूसरे के ऊपर बैलेंस बना करके रखते हैं ताकि कोई भी पावर का मिसयूज ना कर पाए, इसे बोलते हैं चेक एंड बैलेंसेस। ओके, तो इसमें हमारा सी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22nd हमारा क्वेश्चन रहेगा पॉलिसी ऑफ मेजोरिटरिज्म फॉलोड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट लेड टू। पॉलिसी जो मेजोरिटरिज्म की पॉलिसी थी, मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी क्या होती है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है उनके फेवर में डिसीजन लेना। ओके, मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके अकॉर्डिंग सरकार को चलाना। तो इसमें जो मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी थी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फॉलो किया था, उससे क्या हुआ, उसके रिजल्ट क्या निकले, आउटकम्स हमें बताना। फर्स्ट ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन, श्रीलंका एक फेडरल कंट्री बन गया, बिल्कुल नहीं हुआ। सेकेंड ऑप्शन है सिविल वॉर, थर्ड ऑप्शन दिया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ पर स्थापित की गई। और डी है नन ऑफ द दीज, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी, सिविल वॉर, क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी है उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए गए, तो इसके कारण बाद में 1980s में वहाँ पर सिविल वॉर होते हैं जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स है वो मारे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन दिया गया इन श्रीलंका देर आर अबाउट 10% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला स्पीकर। श्रीलंका में कितने % क्रिश्चियन है जो सिंगला और तमिल दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकंड 15%, थर्ड 7%, फोर्थ 12%। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, 7% पीपल इन श्रीलंका आर क्रिश्चियंस, और जो तमिल एंड सिंगला बोथ स्पीकर्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 24th क्वेश्चन। 24th हमारा क्वेश्चन रहेगा इन श्रीलंका the democratically elected government adopted a series of days measures to establish Sinhala supremacy। श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसको लोगों ने चुना था, वो कुछ ऐसे सीरीज ऑफ डिसीजन लेती है। ओके, जिसके कारण वहाँ पर सिंहला सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया जा सके, यानी कि सिंहला जो मेजोरिटी में थे कि उनके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। तो इसमें कौन से डिसीजन थे, तो डिसीजन थे एक्सट्रीम डिसीजन, डेमोक्रेटिक डिसीजन थे, पॉलिटिकल डिसीजन थे, डी दिया गया मेजोरिटेरियन डिसीजन थे। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि मेजोरिटी के फेवर में डिसीजन लिए गए थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th इन श्रीलंका ए
constitution stipulated that the state shall protect and foster. श्रीलंका में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अमेंडमेंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग कि स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर, किसको प्रोटेक्ट एंड फोस्टर करेगा, कौन से रिलीजन को? फर्स्ट है हिंदू, सेकंड इज द बुद्धिस्ट, थर्ड वन क्रिश्चियन एंड फोर्थ डी इज द इस्लाम. तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी, बुद्धिस्ट, यानी कि बुद्धिज्म वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द नेशन, यानी कि बुद्धिस्ट जो लोग थे उनको प्रोटेक्ट करेगा और फोस्टर करेगा श्रीलंकन गवर्नमेंट. तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 26 रहेगा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स. पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों चाहिए पावर शेयरिंग? फर्स्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाने के लिए. बी ऑप्शन दिया गया टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज को कम करने के लिए. सी ऑप्शन दिया गया टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. एंड डी है टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ द वोटर्स की परसेंटेज बढ़ेगी इससे. तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज को कम करने के लिए, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, उसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 27th. When many countries of Europe came together to form the European Union, जब काफ़ी सारे देश मिलकर के यूरोपियन यूनियन बनाते हैं जो कि अब भी है, देश वॉज चूजन एज द हेड क्वार्टर. कौन सी जो सिटी है उसको एज ए हेड क्वार्टर, एज ए कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस, सेकंड ब्रुसेल्स, थर्ड रोम, फोर्थ लंदन. करेक्ट आंसर रहेगा बी, ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की भी कैपिटल है, उसको यूरोपियन यूनियन की कैपिटल भी डिक्लेयर किया जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 28th. अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी, एक बिलीफ है, एक थ्योरी कह लीजिए, एक बिलीफ और थ्योरी दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. एक बिलीफ ये मानते हैं कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो मेजोरिटी में वो अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग सरकार को चला सकती है. कोई मतलब नहीं माइनॉरिटी क्या सोचती है, कोई मतलब नहीं माइनॉरिटी क्या कहती है. ओके, तो इस बिलीफ को क्या बोलते हैं, इस जो थ्योरी है इसको क्या बोलते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसको पावर शेयरिंग कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है इसको, मेजोरिटेरियनिज्म बोला जाता है इसको, एंड डी कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं इसको. तो इसमें सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, मेजोरिटेरियनिज्म इस पॉलिसी को बोलते हैं. बहुसंख्यकवाद हिंदी में बोलते हैं, यानी कि बहुसंख्यक के अकॉर्डिंग, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग रूल चलाना. नाउ लेट्स मूव टू द 29th क्वेश्चन. 29th हमारा क्वेश्चन दिया गया. डिफरेंट आर्गूमेंट्स आर यूजली पुट फॉरवर्ड इन फेवर एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग. कई सारे आर्गूमेंट्स है, कुछ फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में है पावर शेयरिंग के. आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. हमें आइडेंटिफाई करने कौन से जो यहाँ आर्गूमेंट दिए गए हैं वो पावर शेयरिंग के फेवर में, उसके बाद हमें करेक्ट जो कोड्स दिए गए उसको हमें सेलेक्ट करना है. चलिए सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं. 7 स्टेटमेंट्स है यहाँ पर. फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट है रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़. करेक्ट है, ये फेवर में है पावर शेयरिंग के, जो कन्फ्लिक्ट्स है वो रिड्यूस होता है. सेकंड स्टेटमेंट है डिक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस. जो आर्बिट्रीनेस है, आर्बिट्रीनेस मतलब एक तरीके से जो अलगाव की भावना है जो लोगों में वो कम हो जाती है. ओके, आपस में प्यार बढ़ता है. तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है इसमें डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिले होती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि फेवर में नहीं है पावर शेयरिंग के. ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया अकोमोडेट डाइवर्सिटीज़. ये करेक्ट है, डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करते हैं. डाइवर्स जो पीपल होते हैं, कम्युनिटीज़, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, उनको अकोमोडेट करता है पावर शेयरिंग में, यानी कि सबको अपना हिस्सा मिलता है. फिफ्थ दिया गया इंक्रीजेज इनस्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिनेस. जो डाइवर्सिनेस की जो डाइवर्सनेस है लोगों में या इनस्टेबिलिटी उसको बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. सिक्स दिया गया प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट. पावर शेयरिंग मतलब ज़्यादा लोगों को पावर मिलेगी, यानी कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट जो सेवंथ दिया गया स्टेटमेंट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द कंट्री. देश की एकता के लिए खतरा पैदा हो जाता है, ये भी करेक्ट नहीं है. तो इसमें 4 करेक्ट है. फर्स्ट है रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़. अलग अलग कम्युनिटीज़ में कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं पावर शेयरिंग से. सेकेंड है डिक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ द आर्बिट्रीनेस.
आर्बिट्रीनेस मतलब जो मनमानी करने की एक फीलिंग होती है। अगर एक सिंगल गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, वो मनमानी करेगी। आर्बिट्री का मतलब होता है मनमानी करना। तो जो मनमानी करेगी तो क्या होगा, दूसरे लोगों में अलगाव की भावना आएगी, तो वो खत्म हो जाती है। तो मनमानी पर रोक लगती है इससे। ओके, और फोर्थ जो करेक्ट है कि ये डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करती है। और जो सिक्स्थ स्टेटमेंट कहता है कि ये लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं गवर्नमेंट पे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ करेक्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं कोड्स में। इसमें ए जो ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया गया फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 30th क्वेश्चन हमें दिया गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। यहाँ पर भी हमें फाइंड आउट करने हैं कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट रहेंगे। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहला स्पीकिंग 74% एंड तमिल स्पीकिंग 18% है, वहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल। ओके, सेकंड जो ऑप्शन दिया गया, सेकंड जो स्टेटमेंट दिया गया, अमंग द तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड द इंडियन तमिल्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंहलाज, यानी कि तमिल स्पीकर भी है, सिंगला स्पीकर्स भी है, तो इसमें ये भी करेक्ट है। फोर्थ है, मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकर्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट, तो ये करेक्ट नहीं है। ओके, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया ए, ये हमारा करेक्ट रहेगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आएंगे। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड और एनटीएससी दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। विद इन 1 मंथ आपको सभी चैप्टर्स के, चाहे वो हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, इकोनॉमिक्स के हो, जियोग्राफी के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी, साइंस, मैथ्स के सभी के 3000+ MCQs क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन एक चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना बेहद ज़रूरी है कि इफ़ यू वांट टू स्कोर 90 और 95+, कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। चैप्टर्स को डीप में आपको स्टडी करना है। अगर आपने डीपली स्टडी नहीं किया, एनसीईआरटी बुक को नहीं देखा है, तो इट मीन्स आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा MCQs के थ्रू अच्छा स्कोर करना। क्योंकि जनरली जब हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे तो 70 to 80% के बीच में लटक जाएंगे, अटक जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप चैप्टर को डिस्कस कीजिए। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं फर्स्ट टर्म के, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी सर्च कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।